इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके आधार पर पर्वतों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तब हमने देखा था कि प्लेटें जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्थल का जो ऊपरी दृढ़ भूखंड है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटों के जो किनारे हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं किनारों के साथ साथ विवर्तनिक जो गतिविधियाँ हैं वो चलती हैं। तो किनारे हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। एक तो अभिसारी किनारा, यानी कि ऐसे किनारे जहाँ पर 2 प्लेटें आकर आपस में मिलती हैं। अपसारी किनारा, यानी कि ऐसे किनारे जहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। और एक तीसरा पढ़ा था हमने, संरक्षी किनारा। वो संरक्षी किनारा क्या था, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अगल बगल में खिसकती है। अभिसारी में मतलब एक प्लेट इधर से आएगी और एक प्लेट इधर से आएगी, तो यहाँ पर टकराव होता है, यानी कि यहाँ पर संपीड़न होता है और उस संपीड़न से यहाँ पर अभिवर्तनिक गतिविधियाँ होंगी। अपसारी जो प्लेट होगी उसमें क्या होगा, एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्लेटें जाएंगी और विपरीत दिशा में जाने पर धरातल का ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा और उस तनाव से वहाँ पर भ्रंश और भ्रंश जनित अन्य जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण होगा। और तीसरा जो प्रकार हमने पढ़ा था वो क्या था कि एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के अगल बगल में, ये मान लो इधर खिसके और ये इस साइड में खिसके, तो यहाँ पर संरक्षी किनारे, यानी कि यहाँ पर ना तो प्लेट का विनाश होता है और ना यहाँ पर नई प्लेट का सृजन होता है। जबकि जो अपसारी प्लेट है वहाँ पर नई प्लेट बनेगी और जो अभिसारी प्लेट है वहाँ पर प्लेट का विनाश होगा। तो ये विनाशात्मक किनारा हो गया। अपसारी जो रचनात्मक किनारा है वो हो गया, और संरक्षी है वो कौन सा हो गया, संरक्षी किनारा, यानी कि वहाँ पर ना तो वो विनाश होगा प्लेट का और ना ही नई प्लेट का निर्माण होगा। तो ये प्लेटों के मुख्य मुख्य किनारे हैं। इन्हीं किनारों के आधार पर अब हम जो पर्वतों का निर्माण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्वतों का निर्माण है वो मुख्यतः अभिसारी किनारे हैं उनके सहारे होता है और उनके सहारे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अपसारी किनारों के सहारे महासागरीय कटक कई बार बनते हैं। कई बार क्या, जब प्लेटें अपसारी किनारों के सहारे होती हैं तो नीचे से जो लावा आता है वो ऊपर निकलकर मैग्मा के रूप में जम जाता है और यहाँ पर जो मध्य महासागरीय कटक हैं उनका निर्माण वो करता है। अब जो अभिसारी किनारे हैं वहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है और ये अभिसारी किनारे हैं उनके सारे किनारों का जो टकराव होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो जो प्लेट है वो महासागरीय हो और दूसरी प्लेट क्या हो, महाद्वीपीय हो, या दूसरी यानी कि ये हम सी कह देते हैं महाद्वीपीय को और ओ कह देते हैं जो महासागरीय है उसको। तो एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब दोनों प्लेटें हैं वो क्या हो, महाद्वीपीय हों। और तीसरी स्थिति क्या होगी, जब दोनों प्लेटें हैं वो जो टकराव करेंगी वो दोनों की दोनों कौन सी हो, महासागरीय हो। तो ये 3 तरह के किनारे या 3 तरह के टकराव हैं वो हमारे सामने होते हैं। अब इनको हम अलग अलग करके देखेंगे कि कैसे इनसे पर्वतों का या फिर जो महासागरीय ट्रेंच वगैरह हैं उनके सारे कैसे क्या स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, यानी कि एक प्लेट इसमें क्या होगी, महासागरीय होगी और दूसरी प्लेट इसमें क्या होगी, महाद्वीपीय होगी। और ये एक दूसरे के आमने सामने गति करेंगी, यानी कि ये अभिसरित होंगी। और अभिसरित होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, संपीड़न होगा। और संपीड़न होगा तो यहाँ पर जो अवसाद होंगे या जो प्लेट किनारे होंगे उनमें वलन पड़ने की संभावनाएं रहेंगी। तो जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के किनारे आपस में टकराते हैं तो अपेक्षाकृत भारी जो महासागरीय प्लेट है, हमें ये ध्यान रखना है, जब हमने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि महासागरीय जो महासागरीय तली होती है वो अपेक्षाकृत भारी पदार्थों से बनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षाकृत क्या होती है, भारी होती है। तो इस टकराव में क्या है कि महाद्वीपीय जो प्लेट है उसके नीचे भारी जो महासागरीय प्लेट है वो उसके नीचे चली जाती है, उसके नीचे क्षैपित हो जाती है। यानी कि इससे प्लेटों का जो किनारा है, इससे प्लेटों का इस प्लेटों के किनारे है वो संपीड़न से प्रभावित होकर वलित पर्वत के रूप में बदल जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि
एक तरफ क्या होगा, महासागरीय प्लेट होगी और दूसरी तरफ क्या होगी, महाद्वीपीय प्लेट होगी। ये महाद्वीपीय यानी कि ये कॉन्टिनेंटल है और ये कौन सी है, ओशियनिक प्लेट है। अब ये प्लेट जब इधर आएगी तो ये भारी होने के कारण नीचे चली जाएगी, ये यहाँ पर इसका क्षेपण होगा, यानी कि इसका सबडक्शन नीचे की ओर होगा। तो महासागरीय प्लेट है, उसका जो सीमांत भाग है वो सीमांत भाग मेंटिल में पहुंचकर पिघल जाता है और मैग्मा के रूप में ऊपर उठता है। यानी कि जो ये भाग है ये जब नीचे जाएगा तो नीचे तापमान ज़्यादा है और नीचे तापमान ज़्यादा होने के कारण ये गर्म होगा और गर्म होकर पिघल कर ऊपर उठेगा और उठेगा तो ये ज्वालामुखी के रूप में ऊपर प्रकट होगा। ये ऐसे उदाहरण जो पर्वतों के हैं वो हमें रॉकीज और एंडीज पर्वत के रूप में मिलते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं उनके दृष्टिकोण से। अब हम जो दो महाद्वीपीय प्लेट हैं उनके टकराव के बारे में पढ़ेंगे। तो महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं तो हमें पता है कि वो दोनों समान घनत्व की बनी है और समान घनत्व की बनी होने के कारण कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाती। जैसे कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के मिलने पर जब महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है, वैसे दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव पर कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाएगी, बल्कि उनके किनारे जो हैं, जैसे ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, तो नीचे कोई सी भी नहीं जाएगी, बल्कि इनके किनारे जो हैं वो खंडित हो जाएंगे और खंडित होकर वो वलित पर्वतों का रूप यहाँ पर ले लेंगे। अब कोई भी किनारा इसमें चूँकि नीचे नहीं जा रहा है, तो नीचे नहीं जाएगा तो वो नीचे से, जैसे महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है, वो बाद में नीचे की तरफ जाने पर तापमान के कारण पिघल कर ऊपर की ओर मैग्मा के रूप में प्रकट होती है। वैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ किनारे खंडित होने के कारण यहाँ पर वलित पर्वत बन जाएंगे और किनारा नीचे की ओर नहीं जाने का कारण ही है कि यहाँ पर ज्वालामुखी अनुपस्थित रहते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत स्थित है, उस हिमालय पर्वत का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों, यूरेशियन प्लेट उत्तर में थी और दक्षिण में एशियन जो इंडियन प्लेट थी वो थी। तो इस इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच जब टकराव हुआ तो यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये हिमालय जो पर्वत है वो दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव से निर्मित हुआ है। अब ऐसे जो टकराव होते हैं उसमें दो प्लेटें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, उसके सारे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है वो एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। तो ये महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का जो टकराव है उसके द्वारा बने पर्वत का उदाहरण है। अब दो महासागरीय प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो ऐसे में एक सागरीय प्लेट है, उसका वो सागरीय खंड जो ओशियनिक ट्रेंच होता है, ओशियनिक ट्रेंच, उस ट्रेंच में छेपित हो जाती है, यानी कि नीचे चली जाती है, जिससे संपीड़न होता है और उस संपीड़न के द्वारा द्वीपीय चाप उन पर पर्वतों का निर्माण होता है। कई बार हम जैसे देखते हैं महाद्वीपों के किनारे किनारे कुछ चापाकार रूप में जो द्वीप समूह हैं वो फैले हुए हैं। जैसे यहाँ पर जापान है, जापान के द्वीप हैं, यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो ये द्वीपचाप कब पैदा होते हैं, जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है और एक प्लेट जो महासागरीय गर्त होता है उस गर्त के सारे नीचे चली जाती है। तब यहाँ पर जो इसके ऊपर महाद्वीपीय चापों का निर्माण, जो महासागरीय द्वीप चाप हैं उन द्वीपीय चापों का निर्माण होता है और उन्हीं पर पर्वतों का निर्माण भी होता है। इसके उदाहरण जो हैं वो मेन है, जैसे जापान है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस हैं। ये महासागरीय और महासागरीय प्लेट का जो अभिसरण होता है उसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर तीन हमने प्रकार पढ़े हैं। एक तो जो महासागरीय जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है उनमें आपस में जो टकराव होता है उससे रॉकीज और एंडीज पर्वतों का उदाहरण है वो समझा जा सकता है। दूसरा ओशियनिक और ओशियनिक, यानी कि दोनों महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं तो द्वीपीय चाप बनते हैं, द्वीपीय चाप, और उन चापों पर क्या पर्वत बनते हैं। और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो उनके किनारों पर हिमालय पर्वत का उदाहरण है वो मुख्य है। तो ये आपका जो
पर्वत निर्माण का प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत था वो था।